तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं राधा ठाकुर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वे श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसान भाइयों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। शकरकंद की खेती करके किसान कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। हानिकारक कीटों के रोकथाम के लिए उपयोग करें ट्रैप। शकरकंद की फसल मुख्य रूप से अपने मीठे स्वाद और स्टार्ची जड़ों के लिए उगाई जाती है। भारत में लगभग 2 लाख हेक्टेयर जमीन पर शकरकंद की खेती की जाती है। अपने राज्य में भी इसकी खेती काफी बड़े क्षेत्र में की जाती है। फिलहाल अभी इसकी रोपाई के लिए सही समय चल रहा है, तो जो किसान इसकी खेती करने जा रहे हैं वे कौन कौन सी बातों पर खास ध्यान दें, आइए जानते हैं। शकरकंद यह जो है बल्ब क्रॉप इसको कहते हैं, ट्यूबर क्रॉप बोलते हैं। जैसे कि आलू को हम लोग ट्यूबर कहते हैं, उसी तरह शकरकंद भी एक बल्ब क्रॉप है। और इसका जो है खेती जो है बिहार में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सब राज्यों में जो है इसकी बड़े पैमाने पर खेती होती है। और इसका उपयोग जो है कई रूप में किया जा सकता है। जैसे कि कुछ लोग शकरकंद को उबाल कर सज खाते हैं, इसका चिप्स बनाया जाता है, इसका आटा बनाया जाता है। और इसका लत जो है, इसका जो लत्ती जो है जानवरों के पाउडर के रूप में भी उपयोग किया जाता है। शकरकंद की खेती के लिए 21 से 27 डिग्री तापमान उपयुक्त माना जाता है। शीतोष्ण या समशीतोष्ण जलवायु वाले स्थानों पर सफलतापूर्वक उगाई जाती है और जहां से 75 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, वहां इसको आसानी से उगाया जा सकता है। तो कटिंग लगाने के पहले खेत की तैयारी बहुत अति आवश्यक है। तो खेत को पहले जो है मिट्टी पलटने वाला ट्रैक्टर से उसको कर लें, जिसको मोल बोल पलाव कहते हैं, उससे उसकी पूरा जुताई कर लें। उसके बाद 2-3 बार कल्टीवेटर से जुताई करें। और हाँ, अंतिम जुताई के समय लगभग उसमें 250 क्विंटल सड़ी हुई गोबर की खाद और लगभग 40 किलो फास्फेट और 40 किलो पोटास, 30 किलो नाइट्रोजन, ये तीनों को अंतिम जुताई के समय खेत में डाल के अच्छी तरह से मिला देना है। पोषक प्रबंधन के तहत नाइट्रोजन की आधी मात्रा व फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा शुरू में लता लगाते समय ही जड़ों में देनी चाहिए। शेष नाइट्रोजन को 2 हिस्सों में बांटकर एक हिस्सा 15 दिन में, दूसरा हिस्सा 45 दिन टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग करना चाहिए। अब जहाँ तक इसकी खेती की बारी है, तो इसकी खेती के लिए हमें उन्नत किस्मों का चुनाव करना चाहिए। तो शकरकंद में
कई तरह का कलर आता है। कुछ शकरकंद उजला होता है, कुछ लाल होता है, कुछ बैगनी कलर का होता है। तो जिस कलर का लगाना चाहते हैं उस कलर का पहले प्रभेद का चुनाव करें। तो मुख्य प्रभेद में जैसे आपका राजेंद्र शकरकंद 5 है, राजेंद्र शकरकंद 35 है, ये सब वाइट कलर का होता है। और राजेंद्र शकरकंद 47 या पर्पल कलर का होता है। और जैसे किरण हुआ, गौरी हुआ, ये सब का जो कलर जो होता है रेड होता है। शकरकंद लगाने का 2 तरीका है। पहला तो है कि अगर आपका कहीं से उसका लत मिल जाता है, तो जैसे कि परवल का जैसे कटिंग करके लगाते हैं उसी तरह का हम कटिंग उसको लगाते हैं। शकरकंद की खेती के लिए हमें 1 हेक्टेयर खेती के लिए 84,000 लताओं के टुकड़ों या कटिंग की आवश्यकता होती है। एक कटिंग की लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर रखनी चाहिए तथा एक साथ 2 से 3 कटिंग खेत में लगानी चाहिए। कटिंग लता के मध्य और ऊपरी भाग से लेनी चाहिए। उसके बाद मुख्य खेती में लता लगाने के लिए उपयुक्त रहती है। 20 से 25 सेंटीमीटर लंबाई का उसका लत काट लेते हैं। लत काटने घड़ी ध्यान यही रखना है कि नीचे वाला भाग नहीं हो, ऊपर से और नीचे वाला भाग। तो 25 सेंटीमीटर की लगभग लंबाई उसका काट लें और सेकेंडरी नर्सरी में उसको 20-20 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाते जाएं। और मेड़ से मेड़, लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। शकरकंद 3 तरह से लगाई जाती है, टीला विधि, मेड़ एवं नाली विधि और समतल विधि द्वारा। वैसे इन तीनों विधियों का अपना अलग अलग महत्व है। टीला विधि जहां जल जमाव की समस्या रहती है वहां अपनाई जाती है और दूसरी मेड़ या नाली विधि ढलाव वाले भूमि के लिए उपयुक्त रहती है। समतल विधि हर जगह के लिए उपयुक्त है, किंतु 1 माह बाद जड़ों पर मिट्टी चढ़ाकर मेड़ बनाना आवश्यक होता है। और उस भाइन को मेन फील्ड में लगाना है। तो लगाने का जो उसका जो दूरी जो हुआ, तो कहीं कहीं लोग लाइन से लाइन 50 रखते हैं, कहीं लोग 60 से रखते हैं। तो निर्भर करता है कि वह वैरायटी का बढ़ाव कैसा है। कहीं वो ज़्यादा फैलने वाला तो नहीं है। अगर ज़्यादा फैलने वाला रहेगा तो हम उसको लाइन से लाइन 60 रखेंगे। और पौधा से पौधा की जो दूरी है, कटिंग से कटिंग जो लगाएंगे, वो हम लगाएंगे 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द ही लौटेंगे। और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। तो चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। आमतौर पर फसलों में कई प्रकार के हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है, जो कि फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं और इनके नियंत्रण के लिए अक्सर किसान रासायनिक कीटनाशी दवाओं का प्रयोग करते हैं, जिससे फसल की लागत तो बढ़ती ही है, साथ ही उत्पादन में भी इसका कुछ न कुछ असर रह जाता है। ऐसे में अगर किसान कीटों की रोकथाम के लिए विभिन्न ट्रैप का प्रयोग करें तो काफी आसानी से और सस्ते तरीके से कीटों की रोकथाम कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं ICAR प्लांडू रांची के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर जयपाल चौधरी से। किसान भाइयों को जानकारी के लिए आवश्यक है कि बहुत सारे जो कीट नियंत्रण की विधियां हैं उनमें कीटनाशकों के अलावा और भी बहुत सारा विधियां हैं। किसान भाई, इसी में हम बात करते हैं
ट्रैप्स की। ट्रैप्स में हम बहुत सारी ट्रैप्स जो मार्केट में मिलती भी हैं या फिर किसान भाई अपने स्तर पे बना भी सकते हैं। पहला ट्रैप जिसका मैं बताना चाहूँगा कि इंसेक्ट्स में क्या होता है कि उनका जो देखने का तरीका होता है वो किसी कलर को कुछ अच्छे से अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप पीले रंग के कपड़े पहन के बाहर में निकलते हैं तो बहुत सारी लाही आपके कपड़ों के ऊपर लाही बैठ जाती है आकर के, तो ये जो पीला रंग है उसके ऊपर आकर्षित होती है। इसी का फायदा ध्यान में रखते हुए अगर हम जो येलो कलर के जो अगर पॉलीथीन है या कलर है उसके ऊपर में कुछ स्टिकी सब्सटेंसेस लगा दें और खेत के अंदर में चिपका देते हैं तो इसके ऊपर में लाही, इसके साथ में जो हॉपर्स और बहुत सारे जैसिड्स इसके ऊपर में आकर के चिपक जाते हैं। इससे फायदा ये होगा कि आपको पता लग जाएगा कि आपके खेत में कौन सा कीड़ा किस समय में कितनी संख्या में आ रखा है, तो उसका हमारे को कंट्रोल करने में आसानी होती है। तो ये येलो स्टिकी ट्रैप्स हैं। अगर इसी कलर को हम ब्लू कर देते हैं तो ये ब्लू स्टिकी ट्रैप्स, जिसमें बहुत सारे थ्रिप्स की स्पीसीज भी ट्रैप होती हैं। और हमने यहाँ पे देखा है कुछ जो मोथ्स हैं, जो हानिकारक मोथ हैं, वो भी इसके ऊपर आकर्षित होते हैं। तो ये दो तरह के ट्रैप्स हैं, येलो और ब्लू स्टिकी ट्रैप्स। आप खुद से बना सकते हैं। जो येलो कलर का जो पॉलीथीन लेके या ब्लू कलर का पॉलीथीन लेकर के उसके ऊपर में आप स्टिकी सब्सटेंसेस, ग्रीस या जो तेल होता है करंज का तेल, ये लगा करके आप फील्ड में किसी जो लकड़ी होती है उसके ऊपर में चिपका रख दीजिए तो कीट पतंगे आकर के उसकी तरफ में आकर्षित होंगे और चिपक करके जो नुकसान होने वाला है उससे आप बचा सकते हैं। टी आकार की खूंटी लगाना। आमतौर पर पक्षी अधिकांश कीटों को खाते हैं। ऐसे में अगर खेतों में पक्षियों को बैठने का स्थान दे दिया जाए तो काफी हद तक हानिकारक कीड़ों को ये पक्षी खा जाते हैं। इसके लिए खेत में 10 से 12 स्थान पर टी आकार की खूंटियां लगा देनी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि जब फसल में दाने बन रहे हो तो इन खूंटियों को निकाल दें। पक्षी फसल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप या गंधपाश। फेरोमोन ट्रैप फसलों को क्षति पहुंचाने वाले सूडियों के नर पतंगों को फंसाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे सबसे पहला इन ट्रैप से होता है कि आपके खेत में संक्रमण कितना है इसका पहला पता चलेगा। अगर इनकी संख्या बढ़ा देते हैं तो कीट नियंत्रण में भी ये सहयोग करेगा। इसके साथ में कई बार देखते हैं कि अगर कीटों को समय पर, अगर फिरामोन्स के स्पेशल केस में देखते हैं, अगर कीटों को जब मेटिंग करते हैं उस टाइम में उनको डिस्टरबेंस किया जाता है इन ट्रैप्स के द्वारा, तो उसका भी इनमें इसके प्रयोग से उनकी संख्या में कमी होती है। वही ट्रैप प्लास्टिक का बना होता है जिसमें कीप के आकार के मुख्य भाग पर लगे ढक्कन के मध्य में मादा कीट की गंध युक्त ल्यूर लगाया जाता है जो नर पतंगों को आकर्षित करता है। कीप के निचले भाग पर पॉलीथीन की थैली लगाई जाती है जिसमें नर पतंगे फंस जाते हैं। थैली के निचले मुख पर रबड़ बैंड हटाकर फंसे पतंगों को मारकर निकाल दिया जाता है। ल्यूर विभिन्न प्रकार के नर कीटों को आकर्षित करने के लिए अलग अलग गंध का ल्यूर लगाना होता है। ये सब जो ट्रैप्स हैं वो आपको बाजार में काफी कम दर पर उपलब्ध हैं, जिनका किसान भाई हर फसल में अलग अलग तरह का जो फेरोमोन ट्रैप्स हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। अगर बारिश के मौसम में अब हम देखते हैं तो इसमें फल मक्खी का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। फल मक्खी का जो पिल्लू होता है सफ़ेद रंग का, फलों के अंदर में जैसे आम में, अमरूद में, लीची में, सपोटा, जो भी फ्रूट्स है उसमें एक सफ़ेद रंग का पिल्लू पाया जाता है। इस पिल्लू की वजह से फल सड़ता है। इस कीट का नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसी समय में फल पकता है तो हम कीटनाशकों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं उस समय में। यदि फल का पकने से पहले हम इन फेरोमोन ट्रैप्स का, इसके लिए मिथाइल यूजिनोल, इस मिथाइल यूजिनोल का 4 भाग, इथाइल एल्कोहल को 6 भाग और 2 भाग जो सक्सेस आता है उसको मिला करके, इस रेशियो में मिला करके जो लकड़ी के वुडन जो ब्लॉक्स होते हैं उनको 72 घंटे या 48 घंटे के लिए आप डुबो करके उसको खेत में जो पानी की खराब बोतलें हैं उसमें उसको डाल देते हैं और छेद बना के लटका देते हैं। इससे क्या होता है, जो नर मक्खियां होती हैं वो उसकी तरफ में आकर्षित होती हैं। मादा मक्खी को मेटिंग के लिए नर चाहिए, उतने नहीं मिल पाने की वजह से समय पर वो उस फल में अंदर अंडे नहीं दे पाती है। तो आपको ये बचने
खींचने का जो फिरामोन्स का ट्रैप का टेक्निक्स है जो फलों में, ये बहुत अच्छा कारगर साबित होता है यदि इसको समय पर लगाया जाता है और सही संख्या में लगाया जाता है। आपको कुछ समय के बाद में ब्लॉक्स को 15 से 20 दिन बाद में बदलना पड़ता है। इसके साथ में बहुत सारे ट्रैप्स और भी हैं। इन ट्रैप्स को जो ये अगर कलर जो उसकी बात कर रहे थे तो कुछ यूवी लेंस होती हैं जिसके ऊपर में इंसेक्ट बहुत आकर्षित होता है। उसका फायदा उठा करके अभी जो बारिश का मौसम है हम लाइट पर देखते हैं कि बहुत सारे कीट पतंगे, स्पेशली जो दीमक का प्रकोप है वो बढ़ जाता है। दीमक का जो एडल्ट्स होते हैं वो लाइट पे आते हैं। इसके साथ में जो सफ़ेद लट होती है उसका जो भ्रंग होता है वो लाइट पर आता है। तो इसी का फायदा उठा करके यदि हम खेत में एक बल्ब जला करके उसके नीचे में जो एक बड़ा सा बर्तन रख के उसमें थोड़ा केरोसिन डाल दीजिए, इसमें बहुत सारी जो शाम के समय में दीमक और जो सफेद लट के जो भ्रंग है वो आकर के नियंत्रण होंगे और जो आने वाली फसल है उससे आप बचा सकते हैं। ये देसी तरीका है। इसके साथ में आपको मार्केट में बहुत सारे लाइट ट्रैप्स और सोलर बेस्ड ट्रैप जो मिलते हैं वो उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं जो लाइट ट्रैप्स हैं। किसान भाइयों, फसलों में ट्रैप का लगाने के फायदे अनेक हैं जो इस प्रकार से हैं। हानिकारक कीटों को नियंत्रित करता है और हानिकारक कीटनाशकों के प्रयोग को कम करता है। वही आर्थिक रूप से होने वाले नुकसान से बचाता है और अच्छे गुणवत्ता की पैदावार मिलती है जिससे किसानों को अधिक फायदा होता है। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द ही हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसानों की आमदनी बढ़ाने की कवायद में जुटी सरकार पूरे देश में अरोमा मिशन के तहत औषधीय फसलों की खेती को बढ़ावा दे रही है। लेमन ग्रास भी उसी में से एक फसल है जो कि एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी का सबसे बेहतर सोर्स है। लेमन ग्रास ऑयल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल परफ्यूम और कॉस्मेटिक उद्योग में होता है। जैसे जैसे ये इंडस्ट्री बढ़ती चली जा रही है, लेमन ग्रास की मांग भी बढ़ती जा रही है, इसलिए किसानों के लिए ये फायदे का खेती बनती जा रही है। लेमन ग्रास की खूबी ये है कि इसे सूखा और बंजर प्रभावित इलाकों में लगाया जा सकता है। चलिए इसकी खेती के बारे में जानते हैं वन उत्पादक संस्थान लालगुटवा रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर योगेश्वर मिश्रा से। सर्वप्रथम मैं लेमन ग्रास के बारे में बताना चाहूँगा। ये घास कुल का प्रजाति होता है, ग्रेमिनी जिसको बोलते हैं फैमिली हम लोग। इसका एक सदस्य होता है और इसका बिहेवियर बिल्कुल घास की तरह होता है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये कि ये घास की तरह ही व्यवहार करता है। ये चाहे आप इसको बहुत ही आर्द्र कंडीशन में या बहुत ही सूखे कंडीशन में ग्रो करना चाहें तो दोनों ही तरह की स्थिति के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। लेमन ग्रास, जिसे नींबू घास भी कहते हैं, इसकी खेती सिंचाई की सुविधा हो वहाँ तो हो सकती है, जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं हो वहाँ भी की जा सकती है। जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं होती वहाँ इसे बरसात में लगाएं और जहाँ सिंचाई हमेशा मिल सकती है वहाँ अधिक ठंड और अधिक गर्मी को छोड़कर कभी भी लगा सकते हैं। इसकी खेती उन क्षेत्रों के लिए अधिक फायदे वाली है जहां जंगली जानवर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि इसे कई जंगली या छोटे जानवर नहीं खाते हैं। साथ ही रोग कीटों की समस्या भी नहीं आती है।
तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जो सॉइल कंडीशन जो होता है, दोमट मिट्टी और जो थोड़ा सा रेतीला मिट्टी होता है, ये इसके लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। अब मैं चर्चा करना चाहूँगा कि कैसे बीज हम प्राप्त कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय जो बागवानी मिशन है, इसके अनेक एजेंसी झारखंड में कार्यरत हैं। इवन के रांची सेंटर में इसकी बहुत ज़्यादा एजेंसीज कार्यरत हैं। इनके माध्यम से आज इसकी जो उन्नत प्रजाति है, जो कि सीमेप लखनऊ ने डेवलप किया हुआ है, रोजा करके एक वैरायटी है, हरित करके, ऐसे अनेक 2-3 प्रजाति विकसित की है, जिसके अंदर ऑयल का कंटेंट बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से कृषक बंधु जो हैं, चाहे तो ऐसी एजेंसी से संपर्क करके इसके बीज को प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब लेमन ग्रास के उपयोग के बारे में जान लें। इसके तेल से नींबू की तरह विशेष खुशबू आती है, जिसका प्रयोग दवाओं में, अच्छे स्टैंडर्ड का परफ्यूम बनाने में, सौंदर्य प्रसाधनों में और साबुन का निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा इसके डंठल का भी निर्यात होता है। इसकी बाजार व्यवस्था की जानकारी के लिए आप नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क करके ही इसकी खेती करें, जिससे आपको किसी तरह की परेशानी नहीं हो और आपका उत्पाद आसानी से बिक जाए। तो उसकी खेती करने के लिए हमको करीब 1 हेक्टेयर में कम 4 या 5 किलो सीड की आवश्यकता होती है, बीज की आवश्यकता होती है। और बीज को हम पहले नर्सरी में ऐसी नर्सरी बेड लगा करके इसका छोटा पौधा तैयार कर सकते हैं, और इस तरह से उगाए गए पौधे को हम खेतों में ले जा करके कम से कम 2 या 2.5 मीटर के स्पेसिंग पे हम इसको पूरे सघन रूप से इसको लगा सकते हैं। तो इस तरह से कम 1 हेक्टेयर क्षेत्र में आपको 35 से 40 हजार पौधे जो है आराम से लगाए जा सकते हैं। इसकी खेती सिंचित, असिंचित क्षेत्रों के अलावा सूखा, ऊसर और ढलान वाले खेतों में कर सकते हैं। इसकी खेती के लिए पुरानी फसल से स्लिप लिया जाता है और इसकी रोपाई की जाती है। 1 हेक्टेयर में लगभग 60,000 स्लिप्स लगते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हुए इसकी रोपाई करते हैं। रोपाई से पहले खेत की तैयारी के समय गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालें। अन्य रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करें। अगर कंपोस्ट खाद उपलब्ध न हो तो उस दिशा में रासायनिक खादों का प्रयोग करना पड़ेगा। खड़ी फसल में खाद उर्वरकों के प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं होती। रोपाई के बाद अगर बरसात का दिन नहीं है तो शुरुआत में सिंचाई करनी होगी। इस तरह से आपकी फसल 5 से 6 माह के बाद कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। इससे कटाई किस तरह से करें? तो प्रथम बार जब आप रोपण करते हैं, उसके बाद कम से कम 3 या 4 में जो प्रथम कटाई होती है वो 3 से 4 महीने के बाद होती है। 3 से 4 महीने तो आप कटाई कर सकते हैं। उसके कटाई के लिए है कि कम से कम ऊपर 2 या 3 सेंटीमीटर हमको ऊपर छोड़ना पड़ता है, ठीक है, ताकि आने वाले समय में फिर वो एरिया जो है अच्छा पूरा भर जाए आपका खेत पूरी तरह से। तो इस तरह से 3 या 4 कटाई 1 साल के अंदर में हम कर सकते हैं, और प्रति कटाई से कम 10 से 8 या 10 टन जो है प्रति हेक्टेयर उपज में लेमन ग्रास जो घास होता है वो हम तैयार कर सकते हैं। और इसको काट करके हम इसको एक सूखे एरिया में हम इसको सुखाते हैं, एक ड्राई एरिया में जो कि इनके शेडेड होता है, छायादार जगह पर इसको सुखाया जाता है। और यहाँ से फिर इसको जो आसवन करने वाला जो यूनिट है, डिस्टिलेशन यूनिट, वहाँ पर इसको सप्लाई किया जाता है। इसकी खेती में जहाँ तक लागत की बात है तो पहले साल 40 से 50 हजार रुपए प्रति क्विंटल लागत आती है। इसके बाद लागत कम आती है। आइए अब लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। लाभ के बारे में बात करें तो कम से कम 250 किलोग्राम तेल का उत्पादन 1 साल में होता है, और प्रति लीटर तेल का भाव 1000 रुपए भी मानकर चलें तो कुल आय 2,50,000 रुपए होती है, जिसमें से लागत निकाल दी जाए तो 2 लाख रुपए तक शुद्ध लाभ लिया जा सकता है। इसकी खेती में एक बात का और ध्यान रखना होगा कि आपके क्षेत्र में तेल निकालने की मशीन उपलब्ध हो, या आप चाहें तो किसानों का समूह बनाकर तेल निकालने वाली इकाई भी लगा सकते हैं। इसमें वही आसवन इकाई प्रयोग में लाई जाती है जो मेंथा के लिए प्रयोग होती है। इस तरह से हम देखेंगे कि प्रति हेक्टेयर आप 3 या 4 बार कटाई करेंगे, प्रति हेक्टेयर 3.5 से 4 लाख जो इसका रेट चला हुआ है, 1500 रुपये पर लीटर इसके ऑयल का रेट होता है। तो इस तरह से कम हम 1 हेक्टेयर में 3.5 से 4 लाख रुपए का उपज हम निकाल सकते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है। इसके माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की किस तरह से लेमन ग्रास की प्रजाति का आप खेती कर सकते हैं, किस तरह से इसको आय अर्जित करके आप अपने आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।